हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास अगेन। आज हम सभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑर्डर के बेसिस पर हम रिएक्शन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्डर को देखते हुए आज हम रिएक्शंस को डिवाइड करेंगे। पिछली जितनी क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने रिएक्शन को अभी तक रेट के बेसिस पर ही डील किया है और रेट के रिस्पेक्ट में हमने सारी चीज़ें चेक की है कि किस तरह से रेट वगैरह के अकॉर्डिंग रिएक्शंस में चेंजेस आते हैं, मतलब रेट लॉ वगैरह क्या होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने डिस्कस कर ली लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम प्रियोरिटी देंगे ऑर्डर को, क्योंकि रेट लॉ पढ़ते समय हम सब ने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे मोलर कोफिशिएंट्स जो होते थे वो किसका वर्क करते थे, किसी भी कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर का। और ऑर्डर किसी रिएक्शन का उस रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। तो उसी के बारे में आज हमें थोड़ा सा अपने आज के लेक्चर को एक्सटेंड करना है। तो हम हेडिंग लिखेंगे रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ से देखिए, अगर ऑर्डर के बेसिस पर हम लोग देखें तो कुछ जनरल रिएक्शंस मैं यहाँ आपको बता दूं। ऑर्डर के बेसिस पर रिएक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में। इसके बाद होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, इसी तरह से आगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस भी होंगे। तो जनरली हम इन्हें क्या बोल देते हैं, nth ऑर्डर रिएक्शंस। हमारे कोर्स में हमें सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के साथ में डील करना है, लेकिन मैं आपको एक जनरल हिंट nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी प्रोवाइड कर दूंगा। nth ऑर्डर रिएक्शन से मतलब होगा, आप nth ऑर्डर अगर जान जाएंगे तो जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर, इसे भी आप आसानी से एक्सप्रेशंस वगैरह इनके लिए लिख सकते हैं। तो इसका भी एक रफ आइडिया मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी मेन जो इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करना है वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के साथ में। समझते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम किसी भी रिएक्शन को कब बोलते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जीरो ऑर्डर किसी रिएक्शन के होने की, और भी ढेर सारी चीज़ें। तो हेडिंग आप सब भी नोट कर लीजिए मेरे साथ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, अगर मैं किसी जनरल रिएक्शन की बात करूं, जैसे A प्लस B से मुझे मिल रहे हूं मेरे प्रोडक्ट्स P, बात आ गई आपको समझ में। अगर मैं बोलूं कि ये रिएक्शन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इस बात के सही होने की कंडीशन ये होगी ना कि कोई भी रेट, मतलब कहने का मतलब है कि रेट जो हो इस रिएक्शन का वो किसी भी कंपोनेंट, रिएक्टेंट कंपोनेंट A या B के ऊपर डिपेंड ना करे। कहने का मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन वगैरह से वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर इस रिएक्शन के लिए, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ लिखूं, तो देखिए रेट लॉ इसके लिए क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू में K। आपको मालूम है रेट लॉ की जनरल एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए मोलर कोफिशिएंट भले ही 1 1 आपको दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है और हम इसे एक्सपेरिमेंटली ही हमेशा कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल्स में तो कैलकुलेट करना हमारी मजबूरी होती है, अगर हमें स्ट्रिक्टली बोले तभी हम करते हैं। तो a टू द पावर जीरो का मतलब यहाँ पे ये टर्म हो गया 1 के बराबर, और सिमिलरली यहाँ पर b रेज टू द पावर जीरो भी होगा। तो इन दोनों का मतलब ये है ओवरऑल कि रिएक्शन का जो रेट है वो ना तो A के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और ना ही B के कंसंट्रेशन पे। मतलब ओवरऑल जो रिएक्शन का रेट है वो कैसा है, कांस्टेंट है। बात आई आपको समझ में? इसी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर मतलब जीरो कंपोनेंट्स के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड ये नहीं करती है। इसी वजह से रेट भी इसका कैसा है, आप देख सकते हैं, कांस्टेंट। अब अगर ऐसी रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो आप समझ गए क्या होती है। तो देखिए इसका एग्जांपल, जैसे अगर मैं H2 प्लस Cl2 से फॉर्मेशन देखूं 2 टाइम्स ऑफ HCl का, तो ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है।
सॉरी ये एडिशन रिएक्शन है एक्चुअली। तो देखिए जो भी रिएक्शंस आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी, सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शंस आपकी जो होती हैं, आप याद रखिएगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमेशा जीरो ऑर्डर को ही फॉलो करती हैं। मतलब इस रिएक्शन का अगर आपसे कभी ऑर्डर पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपसे एग्जाम में कई बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। छोटे छोटे मार्क्स में ये क्वेश्चंस बनते हैं, आपको रिएक्शन दे देगा, ऐसी हिंट्स उसमें दी होती हैं जिसकी मदद से आपको रिएक्शन का ऑर्डर प्रेडिक्ट करना होता है। समझ में आ गई बात। अब आगे यहाँ से देखिए, ये तो मैंने बात कर ली फोटोकेमिकल रिएक्शंस, आप याद रखेंगे क्या होती है, जीरो ऑर्डर की। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ हेट्रोजीनियस एब्जॉर्प्शन रिएक्शंस देखें, हेट्रोजीनियस एब्जॉर्प्शन रिएक्शन, हेट्रोजीनियस एड्सॉर्प्शन रिएक्शंस, ये टॉपिक आप पढ़ेंगे कहाँ पर, सरफेस केमिस्ट्री नाम के चैप्टर में, जो फिजिकल का ही हमारे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ हेट्रोजीनियस एड्सॉर्प्शन का मतलब आखिर में होता क्या है। देखिए अगर हम बात करें अमोनिया के डीकम्पोजिशन की, तो अमोनिया का डीकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ये होता है आपका N2 + 3 टाइम्स ऑफ H2 में। हैबर्स प्रोसेस बहुत कॉमन है, हम सबको मालूम है। यहाँ पे देखिए मोलिब्डेनम जो है आपका वो एक सॉलिड कैटलिस्ट का यहाँ पे वर्क करता है, और रिमेनिंग ऑल अदर कंपोनेंट्स आपके किस में हैं, गैस फेज में है। N2 H2 अमोनिया सब किस में है, गैस की फेज में। लेकिन मोलिब्डेनम जो कैटलिस्ट आपका वो किस में है, सॉलिड फेज में। तो जब भी रिएक्शन के कंस्टिट्यूएंट्स, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे प्रोडक्ट्स हो, कैटलिस्ट के साथ में सेम फेज में नहीं होते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस में हम कहते हैं कि कैटलिस्ट आपका हेट्रोजीनियस फेज में है आपके रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स के साथ में। इसी वजह से ये क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में है। समझ में आई बात। एड्सॉर्प्शन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो एड्सॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं इस बोर्ड पर चौक से आपको लिख रहा हूँ कुछ भी, तो क्या ये चौक इस बोर्ड की सरफेस के अंदर भी चली गई है? बिल्कुल नहीं, ये चौक अभी सिर्फ इस बोर्ड की सरफेस तक ही है। तो मैं बोलूँगा ना कि इस बोर्ड की सरफेस पर इस चौक का एड्सॉर्प्शन हुआ है, एड्सॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। अगर ये चौक अंदर चली जाती है तो हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन हुआ है। समझ में आई बात। तो ये मतलब था एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का। तो अब आप हेट्रोजीनियस एड्सॉर्प्शन समझ गए, लेकिन हम उसे यहाँ पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मोलिब्डेनम की सरफेस पे अमोनिया एड्सॉर्ब होती है और तब जाके उसका डिकम्पोजिशन होता है N2 और H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में। तो आप याद रखेंगे कि जितनी भी हेट्रोजीनियस एड्सॉर्प्शन रिएक्शंस होती हैं ये भी आपकी फॉलो करती हैं जीरो ऑर्डर को ही। ये हिंट्स हैं, इन्हीं की मदद से आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। आगे अगर हम एक और एग्जाम्पल की यहाँ पे आपकी बात करें कि जैसे HI के डीकम्पोजिशन, HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के डीकम्पोजिशन की, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का डीकम्पोजिशन होता है H2 और I2 यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो यहाँ हम 2 टाइम करते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी हमारी। ये होता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ AU यानी कि गोल्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि यहाँ पर सॉलिड फेज में होगा, रिमेनिंग सभी किसमें, गैस फेज में। तो ये भी आपके लिए क्या हो गई, हेट्रोजीनियस एड्सॉर्प्शन रिएक्शन, जो फॉलो करेगी किसको, जीरो ऑर्डर को। तो एक सारी चीज़ें यहाँ से आपके लिए ये तो क्लियर हो गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, वो रिएक्शंस जिसकी डिपेंडेंसी किसी भी एक सिंगल रिएक्टेंट के ऊपर नहीं जाती है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ आपको बता दिए। रेट लॉ वगैरह जनरली आप कैसे लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का, ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो सारी चीज़ें ये आप समझ गए। लेकिन अब अगर हमें न्यूमेरिकल वे से सोचना हो, मैथमेटिकल अप्रोच की, अगर हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करनी हो तो हम कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमसे पूछ सकता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। अब हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अपना फोकस डालते हैं। तो यहाँ पर इतना पोर्शन अभी रफ कर देता हूँ। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपनी इसी जनरल रिएक्शन को लेकर प्रोसीड करते हैं कि A + B से हमें क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखें तो ये क्या होगा, R = K
concentration of A raised to the power 0 and concentration of B raised to the power 0, यानी कि R is equals to हम फाइनली क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। बात आ गई आपको समझ में। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर हम बोलें कि ये जो रिएक्शन थी हमारी A प्लस B से हमें क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स, मान लेते हैं T इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर, मतलब तब वो टाइम जिस पर अभी मैंने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, उस समय मान ले चलिए हम B को यहाँ से रिमूव ही कर देते हैं, बिकॉज हमें एक सिंपल सी एक्सप्रेशन बनानी होगी। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बना के हमारा काम थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई सिंगल रिएक्टेंट है A, जिससे डिकम्पोज होके मुझे मिल रहे हैं मेरे प्रोडक्ट्स P, ठीक है। तो यहाँ से भी हम देखिए B को रिमूव कर देते हैं, A टू दी पावर 0 आपका इसके लिए रेट लॉ हो गया, ठीक। ये बस हमने सिंपली इसलिए किया है ताकि आपके सामने एक ब्रॉड एक्सप्रेशन ना बने, इसको भी लेके आप वर्क कर सकते हैं, बट कोई फ़ायदा यहाँ से होने वाला नहीं आपको। अब यहाँ से देखिए, अगर हम बोलें कि मान लेते हैं इनिशियली T इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर A का कंसंट्रेशन मेरे पास कितना था, A था, ठीक है, और उस समय प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन कितना रहा होगा, 0, क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स तो फॉर्म हुए नहीं है। मान लेते हैं किसी टाइम T पर, T इज इक्वल्स टू T टाइम पर X यूनिट मेरे क्या फॉर्म हो गए, प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए। बात आई समझ में। तो ऑब्वियस सी बात है, X यूनिट जो प्रोडक्ट ये फॉर्म हुए हैं वो कब फॉर्म हुए हैं, जब A का X यूनिट खत्म हुआ है, सही बात है ना। तो इसका मतलब T इज इक्वल्स टू T टाइम पर A का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, A माइनस एक्स के बराबर। A में से X यूनिट प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए, तो जितना बचा A माइनस एक्स वो क्या हो गया, यहाँ पे A का कंसंट्रेशन एट टाइम T। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो कितना है, C नॉट के बराबर है। C नॉट मतलब C एट टाइम 0, और ये किसके बराबर है, A के। और हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम T, वो किसके बराबर है, A माइनस एक्स के बराबर है। बात आ गई आपके समझ में। या फिर एक्चुअली हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है मेरा वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ से देखिए, नहीं एक्चुअली सॉरी, a माइनस एक्स ही करेक्ट होगा। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं पूछूं कि कंसंट्रेशन में चेंज बताइए कितना आ रहा है, तो चेंज आप सभी देख सकते हैं, चेंज होता है फाइनल माइनस में इनिशियल। लेकिन यहाँ पर हमें जब भी चेंज निकालना होगा तो देखिए हम इनिशियल कंसंट्रेशन में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है ये है केमिकल रिएक्शन जहाँ पे इनिशियली रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन जाता है और फाइनली उनका कंसंट्रेशन घटेगा, तो हम ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चेंज अगर हम देखें यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो चेंज आएगा C नॉट माइनस में CT के बराबर, जो कि यानी कितना होगा, A माइनस में A माइनस एक्स के बराबर। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, x। बात आ गई समझ में। ये क्या है, C नॉट माइनस CT, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन की वैल्यू। और आप खुद रिएक्शन से भी देख सकते हैं कि x यूनिट प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, x यूनिट का ही आएगा। बात आ गई ना समझ में। अब आगे यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं। देखिए हमने क्या देखा, रेट यहाँ पर 0 ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट है। इसका मतलब ये लिखा है रेट को मैं अच्छा dx अपॉन में dt ये भी लिख सकता हूँ। क्या इसमें कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है रेट, जो कि मैं लिख दे रहा हूँ प्रोडक्ट्स के फेवर में। x किसका कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट का। आपको मालूम है, आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी का भी लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, k यानी कांस्टेंट। ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने बन के आई है, इसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटेड रेट लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड रेट लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम्स में 1 मार्क में एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 0 ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आप डिफरेंशिएटेड रेट लॉ लिख के दिखाइए, यानी अवकलित वेग व्यंजक लिखकर दिखाइए कि क्या होगा। तो ये क्या होगा, dx/dt इज इक्वल्स टू k, यानी कि कांस्टेंट। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग ग्राफ छोटा सा एक ड्रॉ करें इसके बेसिस पर रेट वर्सेस टाइम का, कि रिएक्शन का रेट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखिए
ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें बस सिंपली दो एक्सिस बनानी होती है। यहाँ पर हम सिंपली क्या पुट करेंगे, टाइम, क्योंकि आपको मालूम है टाइम ऑलवेज एक्स एक्सिस पर होता है और वाई एक्सिस पर मैं किसे प्लेस कर रहा हूँ, रेट को। आप देख रहे हैं कि dx बाई डी टी यानी रेट कैसा है, कांस्टेंट के बराबर है। क्या इस एक्सप्रेशन में dx बाई डी टी में आपको टाइम का कोई टर्म दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब ये जो भी रेट वाली एक्सप्रेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट टाइम के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है और थ्रू आउट द रिएक्शन कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर ग्राफ हम इसके लिए देखें तो कैसा बनेगा, टाइम यहाँ इंक्रीज हो रहा है, रेट मान लेते हैं इनिशियली रिएक्शन का रेट कुछ ऐसा है, तो ये रेट हमेशा थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट ही रहेगा। बात आई समझ में ना? पूरी रिएक्शन के दौरान आपका रेट चेंज होने वाला नहीं है, एक्सप्रेशन से भी आप देख सकते हैं कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये ग्राफ हो गया रेट वर्सेस टाइम का। देखिए इस पूरी लाइन पर रेट आपका कैसा है, कांस्टेंट है एकदम। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से एक काम देखिए हमें आगे करना है, हमें न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला हमें देखिए मिलेगा कहाँ से, इसे मैं रफ करता हूँ इतनी एक्सप्रेशन को, ये ग्राफ भी हटा देता हूँ। फॉर्मूला हमें यहीं से मिलने वाला है जाके, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे सामने, k। चलिए इसे देखिए मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि dx इज इक्वल्स टू में k dt। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ये एक्सप्रेशन मैं रफ कर देता हूँ और हम बोलते हैं कि हम चलिए दोनों साइड इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड हम इसका कर देते हैं। तो देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के बराबर इज इक्वल्स टू k, यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t के बराबर, प्लस ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट हमारे सामने निकल के आएगा जो कि क्या होगा, c। समझ में आई बात आपको? ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन। चलिए हम इसे मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए t इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए t इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पर x का कंसंट्रेशन कितना है, जीरो, क्योंकि उस समय तो मेरे प्रोडक्ट्स अभी फॉर्म हुए ही नहीं है। ठीक, तो t इज इक्वल्स टू जीरो टाइम पे x मेरे लिए कितना है, जीरो है। इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो देखिए क्या होगा, t इज इक्वल्स टू जीरो रखते ही x कितना हो जाएगा, जीरो, इज इक्वल्स टू देखिए k इंटू में t की वैल्यू भी रख दी जीरो, प्लस में c, तो फाइनली यहाँ से c भी निकल के कितना आया, जीरो। ये काम देखिए मैंने इसीलिए किया, ये कंडीशन लगाने के मेरा आइडिया ये था कि यहाँ से मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए थी, बिकॉज मुझे नहीं मालूम था कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है और बिना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता था। तो मैंने इसको निकालने के लिए दिमाग लगाया और ये कंडीशन लगाते हुए c की वैल्यू मैंने पता कर ली जो कि कितनी है, जीरो। तो c की वैल्यू जीरो होने का मतलब आप अब इस एक्सप्रेशन को सिंपली रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू में kt के बराबर। और इस तरह से ये हमें देखने में अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है, तो हम इसे लिख लेते हैं k इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी, k इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी। ये जो एक्सप्रेशन आपके लिए यहाँ पर बनी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। पीछे जो आपका dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था वो था डिफरेंशिएटेड रेट लॉ, और ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ यानी समाकलित वेग व्यंजक, हिंदी में इसे बोलते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में लिखने के लिए कह सकता है और पूरी प्रोसेस आपको इससे होकर गुजरना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब ये बड़े काम का हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ का हमें ज़्यादा काम पड़ता है, क्योंकि अब इसी फॉर्मूले को देखते हुए हम आगे अपना सारा का सारा काम करेंगे, इसी के थ्रू आउट हम प्रोसीड करेंगे आगे। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, k इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी है, x की जगह देखिए मैं क्या रख सकता हूँ, x मेरा बराबर है c नॉट माइनस में सी टी के। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन को मैं अगर याद रखना चाहता हूँ, मान लीजिए कभी आप भूल गए कि x क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू c नॉट माइनस में सी टी अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, t। तो ये जब एक्सप्रेशन आप याद रख लेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मुझे प्रोसीड कैसे करना है। k इज इक्वल्स टू सी नॉट माइनस सी टी बाई टी होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। c नॉट क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो। सी टी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t, और t तो सिंपली टाइम है ही है। k हमारे लिए क्या है यहाँ से, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन
कांस्टेंट। बात आ गई आपको समझ में, सारी चीज़ें यहाँ से आपके सामने क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ आपसे और एग्जाम्स में बोलेगा कि ग्राफ आप बना के दिखाइए मुझे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के केस में कि ग्राफ्स कैसा बनेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी देखिए इसके पहले जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था वो सिंपली हम रेट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अब हमसे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ वो ड्रॉ करने की बात कर रहा है कि आप बना के दिखाइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ हम देखिए बनाएंगे दो चीज़ों के केस में, एक किसके केस में, प्रोडक्ट्स के केस में, और दूसरा किसके केस में, रिएक्टेंट्स के केस में। तो चलिए पहले हम प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे बात करते हैं। प्रोडक्ट के केस में देखेंगे कि ग्राफ कैसा होगा। तो प्रोडक्ट के लिए अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे कंसंट्रेशन भी किसका इंक्लूड करना होगा, प्रोडक्ट्स का। आपने देखा था कि अभी हमारे सामने ये एक्सप्रेशन क्या है, K इज इक्वल्स टू सी नॉट माइनस सी टी बाई टी, और इसे मैं एक और लिख सकता हूँ क्या, K इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी, सही है ना, हम इसे लिख सकते हैं। तो K इज इक्वल्स टू x बाई टी जब मैंने यहाँ पे लिख लिया, और देखिए मुझे x का काम है, मुझे x वर्सेस t का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू के टी के फॉर्म में। बात आई समझ में। अगर मैं इसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स से कंपेयर करूं तो देखिए यहाँ पे y एक्सिस पे मुझे किसे रिप्लेस करना होगा, x को, x एक्सिस पे मुझे किसे प्लेस करना होगा, टाइम को। और आप देख सकते हैं स्लोप जो है यहाँ से वो कैसा है, कांस्टेंट है, और प्लस c होता है तो c की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी है, 0। ठीक, तो यहाँ से स्लोप किसके बराबर आया, रेट कांस्टेंट के बराबर। स्लोप थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट है और c की वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब जो भी यहाँ पर ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे प्रोडक्ट्स के लिए वो कैसा बनेगा, x एक्सिस पे मुझे किसे रखना है, टाइम को, y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ x को। अब देखिए c इज इक्वल्स टू 0 होने का मतलब ग्राफ आपका कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से, और स्लोप आपका लिए कैसा है, पॉजिटिव, मतलब जो भी एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो ये जो ग्राफ यहाँ पर आपका बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है यहाँ पर। ये ग्राफ आपका बन गया किसके लिए, प्रोडक्ट्स के केस में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के केस का, जहाँ पे स्लोप किसके बराबर है, K के बराबर है। बात आ रही ना आपको समझ में। आप देख सकते हैं कि जो भी कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ में एक कांस्टेंट रेट से ही आपका डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई बात। हर जगह पे देखिए जब टाइम बढ़ रहा है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन का जो रेट है, प्रोडक्ट से कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात। अब ये ग्राफ तो किसके लिए था, प्रोडक्ट्स के लिए। अब मैं अगर आपको यहाँ पे रिएक्टेंट्स का ग्राफ बना के दिखाऊं तो देखिए उसके लिए हमें कैसे बनाना होगा। रिएक्टेंट का ग्राफ देखिए अगर हम लोग देखें तो हमने देखा अभी अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन अपने सामने क्या, सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम ग्राफ किसके लिए बना रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था, K इज इक्वल्स टू सी नॉट माइनस में सी टी अपॉन में टी। बात आई आपको समझ में। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं के टी इज इक्वल्स टू में सी नॉट माइनस का सी टी। क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम क्या करते हैं, सी टी मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी को इधर ले आते हैं और इस टर्म को इधर भेजते ही ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ के टी प्लस में सी नॉट। बात आई समझ में। ये ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज मुझे ड्रॉ करना है रिएक्टेंट्स के केस में ग्राफ। तो कंसंट्रेशन जो मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना होगा वो किसका इंक्लूड करना होगा, रिएक्टेंट्स का। दैट्स वाई मैंने सी टी का टर्म यहाँ पे बाहर निकाल दिया है। और अब जब मैं इसे कंपेयर कराऊंगा y इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी के साथ में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्लोप जो आ रहा है आपका वो माइनस के बराबर है। मतलब स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। और c की वैल्यू बराबर है किसके, सी नॉट के। समझ में आई बात। मतलब अगर हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करें रिएक्टेंट के केस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे सी टी वर्सेस टी ग्राफ, तो देखिए ये कैसा बनेगा। C इज इक्वल्स टू सी नॉट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है y एक्सिस पर, तो हम सपोज कर लेते हैं ये यहाँ पे है, ठीक है। सी नॉट पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस पे।
स्लोप आपका नेगेटिव है, मतलब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो ये ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस टाइप का। समझ में आई बात, जिसकी स्लोप कितनी है -k के बराबर है और नॉन ज़ीरो इंटरसेप्ट यहाँ पे आपका ग्राफ बनेगा, मतलब ये आगे जाके कहीं ना कहीं आपको इंटरसेक्ट जरूर करेगा टाइम एक्सिस को। तो ये आपका ग्राफ हो गया रिएक्टेंट के केस में, ये आपका ग्राफ हो गया प्रोडक्ट के केस में, और साथ ही साथ में ये दोनों ग्राफ जो हमने बनाए वो किसके लिए बनाए हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बनाए हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमसे बहुत बार पूछे जाते हैं। बड़े नंबरों में ये क्वेश्चन जैसे 4 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चंस में आपसे ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा। एकदम सिंपल है ग्राफ बनाना, आपने खुद देखा, जिस चीज़ की बस आपको नीड हो उसी चीज़ को हाथ पकड़कर आगे वर्क करते जाइए, ग्राफ आपका यहाँ पे कंप्लीटली डिज़ाइन होके तैयार हो जाएगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाफ लाइफ के बारे में कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ कैसी होती है। और उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हाफ लाइफ एक्चुअल में होती क्या है। एक चीज़ आपको जो और ध्यान रखनी होगी वो ये कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस में जब भी आपको कंसंट्रेशन वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो K इज इक्वल्स टू C0 माइनस CT/T वाला जो फॉर्मूला था उसे आप यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से एकदम बन जाएगा। मैं उसका यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आपको कभी मेंशन ना करे क्वेश्चन में कि आप ग्राफ बनाइए प्रोडक्ट्स के केस में या रिएक्टेंट्स के केस में, इस बात को अगर कभी आपसे मेंशन ना करे कि रिएक्टेंट का बनाना है कि प्रोडक्ट का, तो आप ऑलवेज A माइनस एक्स वर्सेस टी वाला जो ग्राफ था, यानी कि CT वर्सेस T ग्राफ जो मैंने रिएक्टेंट के लिए आपको बना के दिखाया था, उसको ही प्लॉट करिएगा हमेशा, क्योंकि वही ग्राफ हमारा श्योर होता है एकदम से। समझ में आई बात। चलिए अब देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, अब सबसे पहले तो देखिए इसे हम डिनोट करते हैं T हाफ से, या फिर T 0.5 से, या फिर हम इसे T 50% बोल कर भी कभी कभी डिनोट करते हैं, बट कॉमनली हम T हाफ ही यूज़ करते हैं। हाफ लाइफ होती क्या है? हाफ लाइफ पीरियड बेसिकली वो टाइम है जिस पर जो आपके रिएक्टेंट्स हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन आपका जब इनिशियल वैल्यू का आधा बच जाए तो उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, कि अब रिएक्शन मेरी आधी कंप्लीट हो चुकी है। समझ में आई बात। जैसे अगर मानिए कि ये जो हमारी जनरल रिएक्शन थी, ए से प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे थे, ये मेरा रिएक्टेंट था, T इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे देखिए अगर हम बात करें तो इसका कंसंट्रेशन था A और इसका 0, और बोलते हैं T इज इक्वल्स टू T हाफ पर देखिए अगर हम बात करेंगे, यानी हाफ लाइफ पीरियड पर, तो A का कंसंट्रेशन कितना हो चुका होगा, A/2 के बराबर। इसका मतलब बचे हुआ जो A/2 आधा पार्ट है वो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो चुके हैं। तो मतलब अगर आपसे कभी हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि वो टाइम जिस पर मेरे रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ बच जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। समझ में आ गई बात। अब देखिए अगर आपसे कभी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कि आप कैलकुलेट करके बताइए हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो देखिए अभी हमने यहाँ से एक्सप्रेशन क्या देखी थी, K इज इक्वल्स टू में C0 माइनस में CT अपॉन में T। बात आ गई आपको समझ में। हम बोलेंगे एट T हाफ टाइम पर क्या होगा, आपका जो C0 की वैल्यू वो तो A के बराबर ही होगी, बिकॉज वो इनिशियल कंसंट्रेशन तो चेंज होने वाला नहीं, वो तो A ही रहेगा। लेकिन CT की वैल्यू यानी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो देखिए यहाँ पे कितना हो गया है, A/2 के बराबर, क्योंकि आधे प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म हो चुके हैं तो रिएक्टेंट भी आपका कितना बचा है, आधा ही, यानी CT की वैल्यू क्या होगी, A/2, कब, T हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड पर। अगर ये सारा डेटा मैं उठा के इसमें पुट करूं इस इक्वेशन में, तो K इज इक्वल्स टू हमारे सामने आ जाएगा C0 की जगह A माइनस में CT की जगह A/2 अपॉन में यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, T हाफ। T की जगह हम कितना रख देंगे, T हाफ। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है, T हाफ, तो T हाफ इज इक्वल्स टू यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, A माइनस A/2, यानी कितना बचेगा फाइनली, एक में से आधा गया तो आधा, यानी A/2
2 बचा और यहाँ से k हम यहाँ ले आएंगे तो t हाफ इज इक्वल्स टू क्या बना हमारे सामने a/2k। लेकिन ये जो वैल्यू है ना ये हमें देखने में अच्छी नहीं लग रही है, हमें देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए हम इसे कैसे लिख लेंगे, t हाफ इज इक्वल्स टू a किसके बराबर है, c0 के बराबर, यानी कि c0/2k। बात आ गई आपको समझ में। तो t हाफ इज इक्वल्स होता है c0/2k। इस इक्वेशन की हेल्प से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कितना होता है। और एक चीज़ यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C0 के, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि शुरुआत में आप कितना रिएक्टेंट लेकर चले थे। अगर आपने इनिशियली कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा है रिएक्टेंट्स का तो आपका हाफ लाइफ पीरियड भी ज़्यादा होगा, अगर कंसंट्रेशन इनिशियली कम है तो हाफ लाइफ पीरियड भी उसका कम होगा। समझ में आ गई बात। तो ये ओवरऑल आइडिया था आज जो हमने सीखा किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। आज के लेक्चर को हम अपने यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए भी हम लोग डिफरेंशिएटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह क्या होता है, किस तरह से उन्हें डिफाइन किया जाता है और कैलकुलेशन इन्वॉल्व टर्म्स जो होंगे सब कुछ हम लोग सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।